ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 6 पार्ट 19 अपना ही नहीं कुछ समाज का भी हित साधन करें। अन्य जीव अपने आप में पूर्ण है, अपनी आवश्यकताएं अपने बलबूते स्वयं पूरी कर लेते हैं। आहार, निवास आदि के लिए वे किसी दूसरे पर निर्भर नहीं, पर मनुष्य की स्थिति ऐसी नहीं। उसका निर्वाह, विकास एवं स्थायित्व दूसरों की आशा पर पूर्णतया आश्रित हैं। अन्य जीवों के बच्चे जन्म के कुछ ही समय बाद अपने पैरों खड़े हो जाते हैं, पर मनुष्य का बालक दूध पीने, करवट लेने तक में समर्थ नहीं होता। उसकी विभिन्न व्यवस्थाएं माता न जुटाएं तो जीवित रह सकना संभव नहीं। अपने पैरों पर खड़ा होने लायक तो वह 20-25 वर्ष की आयु में बनता है। तब तक उसे अभिभावकों की कृपा पर अवलंबित रहना पड़ता है। भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, शिक्षा, विवाह आदि का प्रबंध वे ही करते हैं। बोलना, बात करना वह दूसरों का उच्चारण सुनकर करता है। शिक्षा दूसरों के संग्रहित ज्ञान के आधार पर होती है। किसी की लड़की आकर अपना घर बसाती है। चिकित्सा के लिए दूसरे के ज्ञान पर अवलंबित रहना पड़ता है। कला कौशल दूसरे सिखाते हैं। लाखों वर्षों से करोड़ों मनुष्यों द्वारा उपार्जित एवं संग्रहित ज्ञान हमें मिलता है और तब कहीं कुछ सीख समझकर किसी योग्य बन पाते हैं। रेल, तार, डाक, प्रेस आदि आविष्कारों के आधार पर हमारी सुविधाएं टिकी हुई हैं। व्यापार जिन आधारों से चलता है वे अगणित मनुष्यों की सूझबूझ मेहनत के परिणाम हैं। छोटी सी दियासलाई बनाने में जितने यंत्र, श्रम, साधन एवं ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, उनकी एक एक प्रक्रिया का विकास लाखों करोड़ों के सहयोग से ही संभव हुआ होता है। जंगलों, गुफाओं में रहने वाले साधु महात्माओं को भी वस्त्र, माला, कमंडल, कुल्हाड़ी, दियासलाई, खड़ाऊ आदि की आवश्यकता पड़ती है। इसके बिना उनका निर्वाह नहीं होता। यह वस्तुएं भी समाज के असंख्य व्यक्तियों के सहयोग, श्रम, ज्ञान से ही उपलब्ध होती हैं। कहने का तात्पर्य इतना भर है कि मनुष्य ने जो कुछ पाया, कमाया, बढ़ाया है, उसकी स्थिति एवं प्रगति सब कुछ सामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर हैं। इसलिए उसका स्वार्थ इस बात में समाया हुआ है कि सामाजिक वातावरण
उत्तम बना रहें। यदि समाज में किसी तरह विपन्नता उत्पन्न होगी तो उसका प्रभाव अपने ऊपर पड़े बिना भी न रहेगा। मोहल्ले में दुष्ट दुराचारी भरे पड़े हों तो अपनी इज्जत आबरू तथा सुरक्षा खतरे में है। गांव में हैजा फैले तो उसका प्रभाव अपने घर में भी जान जोखिम खड़ी करेगा। पड़ोसी के छप्पर में आग लगे तो अपना छप्पर भी सुरक्षित न रहेगा। इसलिए हमें अपने अपने बच्चों के स्वार्थों की रक्षा के लिए सामाजिक जीवन के वातावरण को उत्कृष्ट बनाए रखने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। ऐसे प्रयत्न इसलिए भी आवश्यक हैं कि जिस समाज की सहायता से हमने अनेक सुविधाएं प्राप्त की हैं, स्थिरता एवं प्रगति के उपहार पाए हैं, उसके प्रत्युत्तर में प्रवृत्त होकर अपनी मानवोचित कृतज्ञता प्रकट करें। जिससे कुछ पाया है उसे देना भी चाहिए, तभी ऋण से मुक्ति मिलती है। समाज सेवा के लिए कुछ निरंतर करते रहने का व्रत लेकर हमें समाज ऋण से किसी कदर उऋण होने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। पेट पालने के प्रयत्नों में जीवन की बहुमूल्य विभूति समाप्त नहीं कर दी जानी चाहिए। स्त्री बच्चों की आवश्यकताएं पूरी करते रहने में हमारी सारी क्षमता खर्च नहीं हो जानी चाहिए। पेट और परिवार से बाहर भी अपनत्व का विस्तार होना चाहिए। आत्मविकास का यही रास्ता है कि हम अपनी आत्मीयता को व्यापक क्षेत्र में विस्तृत करें। दूसरे के सुख को अपना सुख और दूसरों के दुख को अपना दुख मानकर कुछ ऐसा भी सोचें, कुछ ऐसा भी करें जिससे दूसरों का दुख घटे और सुख बढ़े। निश्चय ही किसी की इतनी सामर्थ्य नहीं कि लोगों के अभाव अपनी सारी संपत्ति देकर भी पूरी कर सकें। इसी प्रकार 24 घंटे का समय लोगों की सेवा करने में लगा दिया जाए तो भी बहुत थोड़े लोगों की तनिक सी आवश्यकताएं पूरी हो सकेंगी। इसलिए अन्न, वस्त्र, जल, दवा आदि बांटकर समाज का पिछड़ापन, कष्ट, अभाव एवं अवसाद दूर होने की कल्पना नहीं की जा सकती है। संसार में सारे कष्ट दुर्बुद्धि एवं दुष्प्रवृत्तियों के कारण हैं। इसलिए रोग के कारण को समझकर जड़ पर ही कुठाराघात करना चाहिए। समाज सेवा का सर्वोत्तम तरीका यह है कि लोगों की विचारणा एवं प्रवृत्तियों को निकृष्टता की स्थिति से उबारकर उत्कृष्टता की दिशा में मोड़ा जाए। लोग अपना रवैया और ढर्रा बदल दें तो अपने भीतर भरी हुई प्रचंड सामर्थ्य के आधार पर वे स्वयं ही अपने पिछड़ेपन एवं कष्टों का निवारण कर सकते हैं। हमें अपना सहयोग उनकी प्रवृत्तियों को इस और मोड़ने के लिए देना चाहिए। उनका
ऐसा नेतृत्व करना चाहिए कि विघातक प्रवृत्तियों को छोड़कर वे रचनात्मक प्रवृत्तियों में रस लेने लगें और उनके अभ्यस्त बनकर अपना और असंख्य दूसरों का भला कर सकें। आज संसार ने उत्कृष्टता के आभूषण उतार दिए हैं और निकृष्टता का चोला धारण कर लिया है। विचार पद्धति और कार्य प्रणाली में निकृष्टता घुस पड़ने के कारण प्रेत पिशाचों जैसे जीवन बन गए हैं और मरघट जैसा विभत्स वातावरण बन गया है। धीरे धीरे हम अंतर्द्वंद्वों में, ग्रह कलह में, परस्पर उत्पीड़न में निरत होकर सामूहिक आत्महत्या की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। इन परिस्थितियों में मानव जाति की एक ही सेवा हो सकती है कि बुद्धि भ्रम, अविवेक एवं अशुभ चिंतन से बचाकर निरक्षीर विवेकशीलता, ऋतंभरा प्रज्ञा का आश्रय लेने के लिए तत्पर किया जाए। आज की स्थिति में समाज की यही सबसे बड़ी सेवा है। विचार क्रांति ही वर्तमान दुर्दशा को पलटकर धरती पर स्वर्ग का अवतरण संभव कर सकेगी। विचार क्रांति के लिए आदर्शवादी विचारधारा का प्रतिपादन करने वाले पुस्तकालयों की सबसे बड़ी आवश्यकता है। देव मंदिरों की तरह आज ज्ञान मंदिरों की, पुस्तकालयों की स्थापना नितांत आवश्यक है, जिनसे जीवन को आदर्शमय बनाने और सामायिक उलझनों को सुलझाने वाला प्रकाश मिल सके। ऐसी पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं जहां आती हैं, लोगों के पास तक उस साहित्य को पहुंचाने और लाने देकर अपनी कमाई को धन्य बना सकते हैं। पूर्वजों की स्मृति किसी को बनती हो तो उनके नाम पर पुस्तकालय ही स्थापित करना चाहिए। परस्पर मिलजुल कर चंदे से भी ऐसी संस्था स्थापित की जा सकती है। कोई ऐसा प्रबंध न हो सके तो व्यक्तिगत रूप से भी जोला पुस्तकालय बनाकर घर घर ऐसा प्रेरक साहित्य पहुंचाने का पुण्य परमार्थ किया जा सकता है। अपने देश में शिक्षा की बड़ी कमी है। लोग अभी भी शिक्षा की उपयोगिता समझ नहीं पाए हैं। देहातों में बहुत लोग अपने लड़कों को पढ़ने नहीं भेजते। लड़कियों को पढ़ाने का रिवाज तो बहुत कम है। हमें टोलियां बनाकर घरों में जाना चाहिए और शिक्षा योग्य लड़के लड़कियों को स्कूल भिजवाने की प्रेरणा देनी चाहिए। सरकारी और गैर सरकारी स्कूल खुलवाने चाहिए। वयस्क पुरुषों के लिए तथा महिलाओं के लिए तीसरे पहर अथवा रात्रि को चलने वाली प्रौढ़ पाठशालाएं स्थापित करनी चाहिए। पैसा या श्रम देकर ऐसी शिक्षा संस्थाएं लोग हर जगह चला सकते हैं। इन कार्यों के लिए सार्वजनिक
धन संग्रह भी किया जा सकता है। काम में लगे हुए व्यक्ति आगे पढ़ने के लिए जिनमें सुविधा प्राप्त कर सके ऐसे रात्रि विद्यालय तथा छात्रों की सहायता करने वाले कोचिंग स्कूल हर जगह चलने चाहिए। छोटे बच्चों के लिए मोहल्ले मोहल्ले में शिशु मंदिर होने चाहिए। शिक्षा का जितना विकास संभव हो सके सरकार और गैर सरकारी दोनों स्तरों पर इसके लिए पूरा प्रबंध करना चाहिए। अपने 80% अशिक्षित देशवासियों को साक्षर बनाकर ही हम उन्हें अविवेक रूढ़िवादिता के चंगुल से निकाल सकते हैं। आज की ज्वलंत समस्याओं का स्वरूप समझने और उसका हल प्राप्त करने के लिए समय समय पर स्थान स्थान पर विचार गोष्ठियों के आयोजन होते रहना चाहिए, जिनमें प्रश्न और उत्तर के रूप में आज की वैयक्तिक और सामाजिक समस्याओं के निराकरण की सुविधा सर्वसाधारण को मिल सके। समाज सेवा का सबसे पहला कार्य जनमानस में विवेकशीलता जगाना है, ताकि लोग अपनी अवांछनीय आदतें और अवांछनीय रूढ़ियों को छोड़कर औचित्य अपनाने और सन्मार्ग पर चलने के लिए तत्पर हो सकें। यह कार्य जिन प्रयत्नों से हो सकता हो उन्हें सर्वोत्तम समाज सेवा माना जाएगा। हम में से हर भावनाशील व्यक्ति को मन से इस प्रकार के कार्यों की व्यवस्था करने में संलग्न होकर अपना परम पवित्र कर्तव्य पालन करना चाहिए। प्रश्न 1. अन्य पशुओं से मनुष्य आर्थिक, निवास एवं आहार के आधारों पर अलग हैं। 2. मनुष्य किस तरह सामाजिक प्राणी हैं। 3. सामाजिक जीवन जीने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए। 4. समाज के कई ऋण हमारे ऊपर हैं, इन्हें चुकाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। 5. क्या हम अपना सारा समय, सारी संपत्ति देकर समाज का भला कर सकते हैं। 6. सामाजिक जीवन के उत्कर्ष के लिए हमें क्या करना होगा। 7. आज के सामाजिक जीवन की सबसे बड़ी सेवा क्या है। 8. विचार क्रांति अभियान की आदर्शवादी विचारधारा का प्रतिपादन करने के लिए किस प्रकार से कार्य किया जाना चाहिए। 9. समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता शिक्षा के प्रचार के लिए हमें किस तरह अपना कर्तव्य पूरा करना होगा। 10. समाज के हित में विचार गोष्ठियों का आयोजन किस हद तक अपना महत्व रखता है। पार्ट 19 समाप्त।